हेलो दोस्तों, मैं अनिल कुमार स्मार्ट IQ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का अध्ययन करेंगे। प्राचीन इतिहास के इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग आज पुष्यभूति वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास हमने गुप्त वंश का अध्ययन किया था और जैसे गुप्त वंश का पतन होता है तो उत्तर भारत में एक नए राजवंश का जन्म होता है जिसे पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति वंश के लोग सबसे पहले एक सामंत थे। गुप्त के शासनकाल में ये लोग सामंत थे और धीरे धीरे अपने क्षेत्र का विस्तार करते हुए एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं उत्तर भारत में। उसी को जो है पुष्यभूति वंश के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने अपना जो साम्राज्य का जो क्षेत्र था, इनका साम्राज्य का क्षेत्र जो उत्तर भारत, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दक्षिण दिल्ली और हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला पूरा क्षेत्र जो था, इसे थानेश्वर के नाम से जाना जाता था। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हैं और यहाँ पर अपना शासन का कार्य करते हैं। पुष्यभूति वंश के संस्थापक होते हैं पुष्यभूति, और पुष्यभूति के नाम पर ही पुष्यभूति वंश की स्थापना होती है। और उनके पुत्र होते हैं प्रभाकर वर्मन। प्रभाकर वर्मन एक प्रतापी शासक के तौर पर उभर कर सामने आते हैं और इन्होंने अपने साम्राज्य के एक अस्थायित्व का रूप देने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद प्रभाकर वर्मन के 3 पुत्र होते हैं, राजवर्धन, हर्षवर्धन और एक पुत्री थी राजश्री। तो आइए हम लोग उसके बाद इस वंश के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। साक्ष्य के बाद जो प्रमुख शासक हैं राजवर्धन, हर्षवर्धन, खास तौर से हर्षवर्धन के बारे में हम लोग विशेष तौर से अध्ययन करेंगे क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो हर्षवर्धन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, हर्षवर्धन के जो प्रमुख कार्य किए गए थे उनके द्वारा, और उसके बाद इस मैप को समझने का प्रयास करेंगे। मैप में खास तौर से हम लोग जो है पुष्यभूति वंश की स्थापना के समय जो प्रमुख शासक थे, उनके जो पड़ोसी शासक थे, उन पड़ोसी शासकों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला पूरा क्षेत्र मिला करके जो वो पूरा क्षेत्र था, इस क्षेत्र पर पुष्यभूति वंश का साम्राज्य था और उसने अपनी राजधानी को थानेश्वर बनाया था। थानेश्वर उनकी राजधानी थी। तो यहीं से जो है पुष्यभूति वंश की उत्पत्ति होती है और धीरे धीरे साम्राज्य का पूरा विस्तार करते हैं। फिर एक उनके जो पड़ोसी शासक हैं जो कन्नौज के नाम से जाना जाता था। इस कन्नौज के जो शासक था, यहाँ पर मौखरी वंश का शासक था, ये ग्रहवर्मन के नाम से जाना जाता था। तो कन्नौज का जो शासक है वो मौखरी वंश का शासक होगा और उसका नाम ग्रहवर्मन है। उसके बाद ये देखिए मालवा का पूरा क्षेत्र है। इस मालवा के क्षेत्र में गुप्त वंश का शासन था। इस गुप्त वंश का शासक था, उसका नाम था देवगुप्त, और मालवा का शासक होता है ये। उसके बाद ये जो पूर्वी बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का पूरा जो क्षेत्र था, इसको यहाँ पर गौड़ वंश का अधिकार क्षेत्र था। इस पूरे गौड़ वंश के अधिकार क्षेत्र में जो शासन करता था उसका नाम शशांक था। शशांक यहाँ पर महत्वपूर्ण शासक के तौर पर उभर कर सामने आता है और शशांक ने ही जो है बोधि वृक्ष को काटकर, बोधि वृक्ष जो जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उस बोधि वृक्ष को काटने का कार्य शशांक ही करता है क्योंकि ये शैव धर्म से संबंधित था और बौद्ध धर्म से ईर्ष्या करता था। उसके बाद ये पूरा गुजरात वाला क्षेत्र था, इसको वल्लभी यहाँ पे राजधानी थी। और इसके जो यहाँ पर जो शासक होता है मैत्रक वंश का शासक था। ये मैत्रक वंश का शासक जो प्रमुख रूप से इसमें उल्लेख किया जाएगा ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय जो होता है हर्षवर्धन का दामाद के तौर पर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद ये जो है वातापी का क्षेत्र है, खासतौर से महाराष्ट्र नागपुर वाला पूरा क्षेत्र था, इसको जो है वातापी के नाम से जाना जाता था। और इस वातापी के चालुक्य को, यहाँ पर चालुक्यों का शासन था और यहाँ का प्रमुख शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो यहाँ पर हमने जो है एक मैप के तहत ये समझने का प्रयास किया जो प्रमुख शासक थे हर्षवर्धन, पुलकेशिन, पुष्यभूति वंश के समकालीन जो प्रमुख शासक थे, उनके जो साम्राज्य का जो क्षेत्र था, उन लोकेशनों को समझने का प्रयास किया। फिर आइए हम लोग इसको क्रमवाइज समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है साक्ष्यों की बात करेंगे, जिस स्रोतों के द्वारा जो है हमें पुष्यभूति वंश के बारे में जो जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उन साक्ष्यों के बारे में अध्ययन करते हैं। यहाँ पर साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर 2 प्रकार के साक्ष्य पाए गए, एक साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा पुरातात्विक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के तौर पर बाणभट्ट की रचना है, ह्वेन-सांग की रचना है और कल्हड़ की रचना है। सबसे पहले हम लोग बाणभट्ट की रचना है। देखिए हर्षचरित्र है और कादम्बरी। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित्र और कादम्बरी। यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कादम्बरी किसकी रचना है। कादम्बरी जो है बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरित्र किसकी रचना है, बाणभट्ट की रचना है। तो उसके बाद देखिए दूसरे आते हैं ह्वेन-सांग। ह्वेन-सांग एक चीनी यात्री होते हैं और ये जो है 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक भारत भ्रमण करते हैं। भारत में ये भारत की यात्रा पर आते हैं और भारत भ्रमण करते हैं। उस दौरान इन्होंने जो समाज के बारे में देखा उसकी जो है
उस यात्रा का वृत्तांत एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था सीयूकी। तो इनकी पुस्तक का नाम है सीयूकी। सीयूकी के द्वारा जो है पुष्यभूति की वंश के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, खासतौर से हर्षवर्धन के बारे में। उसके बाद कल्हड़ आते हैं। कल्हड़ की एक रचना है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी को जो है कश्मीर के इतिहास के नाम से जाना जाता है। इसमें जो कश्मीर के जो प्रमुख शासक हुए हैं, महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाए थे प्रमुख शासकों में, उन शासकों में जो है हर्षवर्धन के नाम का उल्लेख किया गया है। इसलिए जो है यहाँ पर राजतरंगिणी को जो है एक साक्ष्य के तौर पर यहाँ पर उपस्थित किया गया है। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्य आता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के तौर पर हम लोग पुलकेशिन द्वितीय, जो चालुक्य वातापी के चालुक्य वंशी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उसने एक ऐहोल अभिलेख की स्थापना किया था। उस ऐहोल अभिलेख में हर्षवर्धन को उसने युद्ध में हराया था, उसका उल्लेख किया है। तो यहाँ पर ऐहोल अभिलेख था। ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था और हर्षवर्धन पराजय हुए थे। उसके बाद हम लोग देखिए समझने का प्रयास करते हैं जो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन है। देखिए पुष्यभूति वंश का संस्थापक पुष्यभूति होते हैं, उन्हीं के नाम पर पुष्यभूति वंश की स्थापना किया जाता है और इन्होंने अपनी राजधानी को थानेश्वर बनाया था। तो ये पूरा इनका जो क्षेत्र था और इनकी राजधानी थी थानेश्वर। थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाते हैं और इस पूरे क्षेत्र में जो है प्रमुख शासक के तौर पर जो है पुष्यभूति होते हैं, प्रभाकर वर्मन है, राजवर्धन है और हर्षवर्धन है। ये प्रमुख 4 शासक आते हैं यहाँ पर शासन करते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक के तौर पर आएंगे, उनकी राजधानी थानेश्वर है। उसके बाद प्रभाकर वर्मन शासक बनकर सामने आते हैं और ये इस वंश के प्रथम प्रतापी शासक के तौर पर उभर कर सामने आते हैं और इन्होंने जो है हूणों को बार बार पराजित किया था। इसलिए जो है इन्होंने हूणहर केसरी की उपाधि धारण किया था। हूणहर केसरी की उपाधि को धारण करने का जो उल्लेख किया गया है बाणभट्ट ने अपनी रचना में किया है कि प्रभाकर वर्मन जो है हूणों को बार बार पराजित किए थे, इसलिए जो है हूण केसरी की उपाधि धारण किए थे। तो प्रभाकर वर्मन की अन्य उपाधियाँ भी हैं, देखिए जैसे परम भट्टारक है और महाराजा धीराज और हूण केसरी, इनकी 3 उपाधियाँ हैं और इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है क्योंकि इन्होंने हूणों को बार बार पराजित किया था। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए प्रभाकर वर्मन के 3 बच्चे थे और इसमें 2 पुत्र थे, इनकी 1 पुत्री थी। 2 पुत्रों में जो है सबसे बड़ा राजवर्धन था, उसके बाद हर्षवर्धन का आते हैं और जो पुत्री थी उसका नाम राजश्री था। फिर आगे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। राजश्री का विवाह, जो उनकी पुत्री थी राजश्री का विवाह मौखरी वंश के शासक ग्रहवर्मा से की जाती है। तो जो इनकी पुत्री थी, प्रभाकर वर्मा की पुत्री थी राजश्री का विवाह जो है कन्नौज के शासक मौखरी वंश के जो शासक थे ग्रहवर्मन, उनसे उनकी शादी होती है और इस जो अपने एक वैवाहिक संबंध स्थापित करके एक अपने साम्राज्य को जो है स्थायित्व प्रदान करने के कारण ग्रहवर्मन और ये दोनों लोग एक वैवाहिक संबंध में बढ़ते हैं। उसके बाद लोग आगे बढ़ते हैं। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त करता है। ग्रहवर्मा की हत्या देवगुप्त करता है, जो मालवा का शासक है। देखिए ये मालवा का पूरा क्षेत्र था और यहाँ का शासक होता है देवगुप्त और देवगुप्त ने ही ग्रहवर्मा की हत्या करता है और जो राजश्री थी प्रभाकर वर्मा की पुत्री या हर्षवर्धन की जो बहन थी, उनको जो है कैद करके मालवा लाता है। तो ये जो है राजश्री को मालवा लाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए देवगुप्त की हत्या राजवर्धन करते हैं। जब सूचना लगती है कि ग्रहवर्मन की हत्या कर दी गई है और उनकी बहन राजश्री को उन्होंने कैद बना लिया है देवगुप्त ने, तो देवगुप्त के ऊपर राजवर्धन जो है आक्रमण करते हैं और राजवर्धन की हत्या कर देते हैं। देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। वहाँ पर देवगुप्त की हत्या हो जाएगी और पूरे मालवा क्षेत्र पर जो है पुष्यभूति वंश का साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। तब जब इसकी सूचना इनके जो मित्र होते हैं, देवगुप्त का मित्र होता है शशांक को जब उसकी सूचना लगती है कि देवगुप्त की हत्या जो है राजवर्धन कर दिया है, तो शशांक ने पुनः आक्रमण करके राजवर्धन की हत्या कर देता है। तो राजवर्धन की हत्या, जो राजवर्धन थे इनके सबसे बड़े पुत्र के तौर पर सामने जो सबसे उत्तराधिकारी बनकर आते हैं, राजवर्धन की हत्या जो है शशांक करता है। और उस दौरान जब राजवर्धन की हत्या होती है, उस समय हर्षवर्धन मात्र 16 वर्ष की अवस्था में सिंहासन को
राजा बनते हैं और सिंहासन जो राजा बनते हैं तो ये इनकी जब उम्र थी 16 वर्ष की थी और ये 606 ईस्वी में शासक बनते हैं। तो अब आइए हम लोग जो है क्रम से इस हर्षवर्धन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। उसके पहले जो है एक जो कहानी बनती है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, थानेश्वर का जो पूरा क्षेत्र था, यहाँ पर पुष्यभूति वंश का साम्राज्य है। उसके बगल जो है मौखरी वंश के शासक हैं जिनकी राजधानी कन्नौज थी, और यहाँ पर गौड़ वंशी शासक है जहाँ का प्रमुख शासक है शशांक। और उसके बाद मालवा का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ का शासक होता देवगुप्त, यहाँ का मालवा का शासक था। तो पुष्यभूति वंश प्रभाकर वर्मा जो है अपनी पुत्री की शादी, राजश्री की शादी जो है ग्रहवर्मन से करते हैं। ग्रहवर्मन की शादी करते हैं और अपने साम्राज्य में एक वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं जिसके द्वारा जो है पूरी तरफ से जो है साम्राज्य की सुरक्षा हो सके। उसके बाद जो है ग्रहवर्मा की शादी होती है, तो ग्रहवर्मा और देवगुप्त के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है देवगुप्त जो है ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। और जो उनकी पुत्री होती है राजश्री को जो है उसने मालवा कैद करके मालवा लाता है। जब इसकी सूचना जो है राजवर्धन को लगती है तो राजवर्धन जो है मालवा पर आक्रमण करते हैं और वहाँ पर देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। देवगुप्त की जब हत्या की सूचना शशांक को लगती है, शशांक ने पुनः आक्रमण करके राजवर्धन की हत्या कर देता है। ये पूरा इनका सिस्टम था। उसके बाद देखिए, जब राजवर्धन की मृत्यु हो जाती है तो उनके दूसरे पुत्र हर्षवर्धन शासक बनकर सामने आते हैं। और शासक बनने के दौरान जब उनकी उम्र मात्र 16 वर्ष की थी और 16 वर्ष की अवस्था में शासक बनते हैं 606 ईस्वी में। और उन्होंने जब जब राजा बनते हैं हर्षवर्धन, सबसे पहले उन्होंने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, क्योंकि यहाँ पर ग्रहवर्मा जो उनके बहनोई थी उनकी हत्या हो गई थी, यहाँ का सिंहासन खाली था, इसलिए जो है यहाँ पर अपना राजधानी बनाते हैं कन्नौज को राजधानी बनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। सबसे पहले उन्होंने गौड़ वंश के शासक शशांक के ऊपर आक्रमण करके शशांक की हत्या करते हैं और यहाँ का पूरा भूभाग का पूरा क्षेत्र जो है अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। ये पूरा अधिकार जो है इनके पूरे अधिकार क्षेत्र में हो जाता है। तो आइए एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, 16 वर्ष की अवस्था में 606 ईस्वी में इन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी थानेश्वर में जो है ये थानेश्वर के शासक बनते हैं। और सबसे पहले जो उनका कार्य होता है अपनी राजधानी के तौर पर कन्नौज को राजधानी बनाते हैं। और उपाधियों की बात करते हैं। जो हर्षवर्धन की जो उपाधियाँ थीं, शिलादित्य की उपाधि ये धारण की थी। शिलादित्य की उपाधि जो है हेमसांग इन्हें सम्मानित करता है और ये शिलादित्य के भी नाम से जाना जाता है। परीक्षाओं में पूछा जाता है शिलादित्य की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, तो शिलादित्य की उपाधि से हर्षवर्धन को सम्मानित किया गया था। और उपाधि देने वाला कौन था, तो हेमसांग था। उसके बाद देखिए, हूणों इनके जो प्रमुख साम्राज्य के विस्तार में जो प्रमुख कार्य किए गए थे, देखिए इन्होंने हूणों पर विजय स्थापित किया था। हूणों पर विजय स्थापित करने के दौरान ये देखिए पूरा क्षेत्र जो है ये जो इसके पश्चिमी क्षेत्र था, थानेश्वर के पश्चिमी भूभाग पर जहाँ पर हूणों का क्षेत्र था, उस पूरे हूणों के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिलाते हैं। साथ ही साथ जो पूरा कश्मीर का पूरा क्षेत्र था, इस कश्मीर के क्षेत्र को भी अपने क्षेत्र में मिलाने का कार्य करते हैं। इसका उल्लेख जो है राजतरंगिणी में किया गया है। और शशांक की हत्या करते हैं। और शशांक की ये लोग हत्या करते हैं क्योंकि इनको बदला लेना था। इनके भाई की हत्या करता है शशांक को जो है हर्षवर्धन हत्या करते हैं। शशांक की यहाँ मृत्यु हो जाती है और इस पूरे क्षेत्र को जो है अधिकार अपने क्षेत्र में ले लेते हैं। आइए उसके बाद हम लोग ह्वेनसांग के बारे में अध्ययन करते हैं, जो एक चीनी यात्री के तौर पर था और यहाँ भारत में जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। ये नालंदा में 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता है और पूरे जो है ये 16 वर्ष तक भारत में रहता है और 6 वर्ष जो है शिक्षा ग्रहण करता है नालंदा में। जिस समय नालंदा में वो शिक्षा ग्रहण कर रहा था, उस समय नालंदा के जो आचार्य थे शीलभद्र थे। देखिए, ये भारत में जब इसमें भारत का आगमन होता है 629 ईस्वी से लेकर के 645 ईस्वी तक, यानी 16 वर्ष तक ये जो है भारत में रहता है। और इसे जो है जो उपाधियाँ देखिए, इसे शाक्यमुनि के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित था, बौद्ध धर्म के महायान की शाखा से संबंधित था, इसलिए जो है ये अपने आप को शाक्यमुनि कहता था। और दूसरी उपाधि देखिए, इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि यात्रियों के राजकुमार की उपाधि किसे सम्मानित किया गया था, तो हमारा उत्तर होगा ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा।
उसके बाद देखिए नालंदा में इन्होंने 6 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण किया था। 6 वर्ष तक इन्होंने नालंदा में शिक्षा ग्रहण किया था। और जब इस नालंदा में शिक्षा ग्रहण कर रहा था उस समय नालंदा का जो आचार्य था, नालंदा के आचार्य थे शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त करते हैं। और नालंदा की जलाने वाला जो था, नालंदा को जिसने इस नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ने और जलाने का कार्य जो किया था बख्तियार खिलजी ने किया था। तो संस्थापक जब पूछा जाए नालंदा का संस्थापक कौन था, तो नालंदा का संस्थापक कुमारगुप्त होते हैं। और उसको जलाने वाला कौन होता है, बख्तियार खिलजी था। और वहीं पर जब पूछा जाए बोधि वृक्ष को काटने वाला कौन था, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला कौन था, तो गौड़वंशी शासक शशांक था। क्योंकि शशांक एक शैव धर्म से संबंधित था, इसने जो है शैव धर्म से संबंधित था और ये बौद्ध धर्म से ईर्ष्या करता था। इसलिए जो है बोधि वृक्ष को काटने के अलावा इसने जो भी बौद्ध धर्म के जो भी पदचिन्ह थे उन पदचिन्हों को भी नष्ट करने का कार्य किया था। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ह्वेन-सांग की जो रचना है देखिए CU की है। जब 16 वर्ष तक ये भारत में रहता है उस दौरान जो समाज के बारे में जो देखता है और अलग अलग जगहों पर जो यात्राएं करता है उस यात्रा का विवरण जो है CU की अपनी पुस्तक में करता है। इनकी CU की एक पुस्तक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर्षवर्धन की जो कुछ रचनाएं हैं देखिए, प्रियदर्शिका है, रत्नावली और नागानंद, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं हैं। ये जब भी पूछा जाए ये किसकी रचना है तो हर्षवर्धन की रचना है। ये हर्षवर्धन की रचना है। और बताया जाता है कि ये प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद ये तीनों रचनाएं जो है धावक नामक एक कवि ने लिखा था और उसको उपहार देकर जो है हर्षवर्धन अपना नाम उस पर अंकन करवाए थे। लेकिन यहाँ पर जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो हमारा उत्तर हर्षवर्धन ही होगा, धावक का नाम का उल्लेख वहाँ नहीं किया जाएगा। तो देखिए प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद इनकी 3 रचनाएं थी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन जो है कन्नौज में विभिन्न धर्मों के साथ मिलकर एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किया था। उस विशाल धर्म सभा के आयोजन में 20 देशों के शासक आए थे और 3000 लगभग ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ था। उस विशाल धर्म सभा के आयोजन के अध्यक्ष जो है ह्वेन-सांग थे। जब भी प्रश्न पूछा जाए कि इस विशाल जो कन्नौज में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, तो उसके अध्यक्ष जो है ह्वेन-सांग होते हैं। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है कि जो विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ था उसके आयोजकर्ता कौन थे, तो हर्षवर्धन था। उसके साथ देखिए हर्षवर्धन उसके साथ जो प्रमुख ये धार्मिक कार्य किए। दूसरा धार्मिक कार्य इनका ये भी है, देखिए इन्होंने प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद की स्थापना किए थे जो प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। तो प्रयाग में जो ये गंगा यमुना नदी के जो संगम है, इस संगम के तट पर ये महामोक्ष परिषद का आयोजन करते थे और ये आयोजन जो है प्रत्येक 5 वर्ष पर होता था। और इस आयोजन के जो ये 6वां आयोजन जब हुआ था उस 6वें महामोक्ष परिषद में जो है ह्वेन-सांग उपस्थित हुआ था। तो 6वें आयोजन में ह्वेन-सांग उपस्थित हुआ था और ये प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। ये परीक्षा में पूछा जाता है तो ये प्रत्येक 5 वर्ष पर महामोक्ष परिषद का आयोजन किया जाता था। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो हर्षवर्धन यानी पुष्यभूति वंश का जो साम्राज्य था, जो इनकी शासन व्यवस्था थी, एक सामंती शासन व्यवस्था थी। यानी जब भी पुष्यभूति वंश के शासक को जब भी कहीं दूसरे राज्य पर आक्रमण करना होता था तो इनको जो है सामंतों के ऊपर डिपेंड होना पड़ता था। ये सामंतों से सैनिक लेते थे, उन सैनिकों की सहायता से युद्ध करते थे। यानी जो सामंत होते थे सैनिक रखते थे। तो यहाँ पर जो सामंत होते काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे। तो यहाँ पर पूछा भी जब भी जाए कि हर्षवर्धन की शासन व्यवस्था कैसी थी, सामंती शासन व्यवस्था थी इनकी। उसके बाद हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू शासक के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। ये जो है जब उत्तर भारत के पूरे भूभाग में देखिए विशाल भूभाग था, इस पूरे विशाल भूभाग पर उत्तर भारत में हर्षवर्धन का शासन था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद यहाँ पर कोई अन्य हिंदू शासक कोई हिंदू शासक जो है शासक बनकर नहीं आया था। तो उसके अलावा देखिए जब हर्षवर्धन का ये पूरा भूभाग पर अपना अधिकार कर लिए थे तो उसके बाद इन्होंने अपने दक्षिण विजय की ओर बढ़े थे। जब दक्षिण विजय की ओर चल रहे थे, यहाँ पर एक नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और वातापी के चालुक्य वंशी शासक पुलकेशिन द्वितीय
हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध होता है और उस युद्ध में हर्षवर्धन की पराजय होती है। उसके बाद जो है इन्होंने अपना दक्षिण विजय का जो सपना था उसको छोड़ दिया और यहाँ पर ही अपना शासन करने का कार्य किया था। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और इसका उल्लेख कहाँ किया गया है, इसका उल्लेख देखिए ऐहोल अभिलेख में किया गया है। तो पुलकेशिन द्वितीय का द्वितीय अभिलेख, ये अभिलेख जो है कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है और यहाँ पर बताया गया है, इस अभिलेख में अंकन करवाया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। तो यहाँ पर देखिए पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया था। तो हमने जो है यहाँ पर समझने का प्रयास किया, खासतौर से जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं इसको समझने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।